अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल ट्रेनिंग मॉड्यूल 1। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक्स जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। हम टच करेंगे आज ये स्क्रीन पे मौजूद तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वेलकम टू द एक्सेल यूजर इंटरफेस। जब भी कोई आप एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं तो आपके सामने इसी तरह की एक स्क्रीन शो होती है। ये स्क्रीन आपके वर्जन पे बेस करती है। इस वक्त मेरे पास ऑफिस 365 यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई आपको इस तरह से स्क्रीन दिख रही है। हो सकता है आपके पास डिफरेंट वर्जन हो तो उसके अंदर स्क्रीन का जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि जब आप स्क्रीन ओपन करते हैं एक्सेल की तो जो चीज आपके सामने होती है इसे कहते हैं वर्कबुक। इसके साथ अगर आप यहाँ नीचे देखें जहाँ पे लिखा हुआ कोविड डेटा अदर अदर डिटेल्स, ये डिफरेंट शीट्स हैं, ये कहलाती है वर्कशीट्स। हर शीट को जब आप ओपन करते हैं तो आपको मल्टीपल कॉलम्स मिलते हैं जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं और मल्टीपल रोज मिलती हैं जो कि न्यूमेरिक ऑर्डर में होती है। इनको हम कहते हैं हेडिंग्स। इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास नेम बॉक्स है, यहाँ हमारे पास फार्मूला बार है। देन आप यहाँ पे ऊपर वाले बिल्कुल सेगमेंट पे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स मिल रही होती हैं जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और इस तरह से अदर टैब्स होती हैं। हर टैब के अंदर मल्टीपल कमांड्स होती हैं जो कि आपको यहाँ पे रिबन, इस पूरे एरिया को रिबन कहा जाता है। इसमें आपको मल्टीपल ग्रुप ऑफ कमांड्स मिल जाती हैं। इनिशियली यहाँ पर देखिए होम टैब में तो हमारे पास यहाँ पे अंडू और रीडू की कमांड है। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेकर आता हूँ तो ये बता रहा है कि अंडू डिलीट, यानी कंट्रोल जी से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये रीडू का बटन है। सेकंड ग्रुप ऑफ कमांड है, उसका नाम है क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड में हमारे पास पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर मौजूद है। देन आपके पास होम टैब में जो अदर ग्रुप ऑफ कमांड है इसमें फाउंड्स हैं, यानी फाउंड की एडजस्टमेंट, फाउंड की फॉर्मेटिंग, फाउंड की अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है वो आपको यहाँ पर ग्रुप पे नजर आ जाएंगी। देन आप आगे चलेंगे तो आपको नंबर से रिलेटेड जो एडिटिंग की कमांड्स हैं या जो फॉर्मेटिंग की कमांड्स है वो यहाँ मिल जाएंगी। स्टाइल्स में आपको डिफरेंट कमांड्स मिल जाएंगी, सेल्स है, एडिटिंग, एनालिसिस एंड सो ऑन। सिमिलरली आप किसी भी टैब में जाएं आपको ये ग्रुप ऑफ कमांड मिलेगी। लाइक मैं इंसर्ट टैब में यहाँ पे मेरे पास ग्रुप ऑफ कमांड है, अगर मैं पेज लेआउट पे जाता हूँ तो यहाँ भी ग्रुप ऑफ कमांड है। तो इनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसी वीडियो में मेजॉरिटी ऑफ कमांड्स को डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त जो मेरे पास फाइल ओपन है ये हमने क्लास वर्क के लिए सिलेक्ट की है। मैं इस फाइल का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि इस फाइल में क्या है, बिकॉज हम इसी फाइल के ऊपर आगे चल के काम करने वाले हैं। इस फाइल में हमारे पास दो वर्कशीट है, एक कोविड डेटा के नाम से और एक अदर डिटेल्स के नाम से। कोविड डेटा में जो हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम ए, उसके अंदर हमारे पास पेशेंट नंबर है, यानी आप यूँ कह लीजिए कि ये यूनिक आईडी है पेशेंट की। उसके बाद बी कॉलम में डेट अनाउंस्ड, यानी उस पेशेंट को किस डेट पे कोविड अनाउंस हुआ था, उसका एज ब्रैकेट क्या है, जेंडर क्या है और किस सिटी से वो बिलोंग करता है, और डिटेक्टेड स्टेट यानी हमारा प्रोविंस कौन सा है, करंट स्टेटस क्या है कि हॉस्पिटलाइज है या रिकवर्ड हो चुका है या फिर डिसीज हो चुका है, नेशनलिटी क्या है उस शख्स की, पाकिस्तान है, इटली है या XYZ। आपको यहाँ पे मिलेगा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि इम्पोर्टेड है या लोकल। इम्पोर्टेड से मुराद क्या, वो बाहर से कोविड पेशेंट बन के पाकिस्तान में एंटर हुआ है या पाकिस्तान में रहते हुए उसे कोरोना हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। तो बात करते हैं सम टेक्स्ट, नंबर एंड डेट फॉर्मेटिंग के हवाले से। इसके लिए मैं यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट करता हूँ और इस सेल के अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ। सेल क्या होता है, जहाँ रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। लाइक इस वक्त मैंने जो टाइप किया है पाकिस्तान, ये मैंने टाइप किया है कॉलम नंबर L और रो नंबर 6 में। यहाँ पर जो हमने बात की थी नेम बॉक्स के हवाले से, यहाँ पर सेल का एड्रेस आ रहा होता है। ये इस वक्त मेरा कर्सर जो सिलेक्टेड है वो है L6 पे। अगर मैं कर्सर को मूव करूँ तो आप यहाँ नोट कीजिएगा ये अब मैं C5 पे हूँ, यानी कॉलम C रो नंबर 5 पे। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम G रो नंबर 19। तो हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, ये आपने जहन में रखना है। ये जब हम फंक्शंस एंड फार्मूला की क्लास करेंगे तो उसके अंदर हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। फॉर द टाइम बीइंग चूंकि हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं तो लेट्स कम बैक टू द पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे टाइप किया पाकिस्तान। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि आप यहाँ नीचे देखेंगे, अगर आपको ये बार नजर आ रहा है प्लस और माइनस के साइन के साथ, तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, और अगर इसी को माइनस करेंगे
तो ये ज़ूम आउट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़, माउस का जो स्क्रॉल अप का बटन है उसके साथ आप कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर स्क्रॉल अप करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो ज़ूम इन हो जाएगी, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपकी स्क्रीन ज़ूम आउट हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस एक सेल की, तो इस एक सेल को जिसको मैंने सेलेक्ट किया जहाँ मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, अगर इसके मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ तो ना तो इसके बॉर्डर्स हैं और ना ही इसकी कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग हुई हुई है। हम इस पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेटिंग प्रोसीजर। उसके लिए मैं करूंगा क्या, होम टैब पे जाऊंगा और होम टैब पे फाउंड के सेक्शन के अंदर ये तमाम ग्रुप ऑफ कमांड मौजूद हैं जो कि फॉर्मेटिंग में मुझे हेल्प आउट करेंगी, और फिर उसके बाद में ये अलाइनमेंट की कमांड्स को यूज करूंगा जो कि मुझे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट में हेल्प आउट करेंगी। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि इससे क्या होगा। ये सबसे पहले हमारा ये फाउंड का जो है वो लेआउट चेंज कर देगा, फाउंड ही चेंज कर देगा। आप इसमें से कोई भी फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने एरियल सेलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फाउंड साइज एडजस्ट कर सकते हैं, 16, 14, 12 जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। फाउंड साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज इन दो बटन से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, मैं बोल्ड या अनबोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक या अनइटैलिक कर सकता हूँ, और अंडरलाइन भी यूज कर सकता हूँ जिससे कि मेरा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ से आप इसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, व्हाटएवर आप यहाँ से यूज करना चाहेंगे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसे कहता हूँ ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लो, तो ये इसके चारों तरफ पे इसने ये एक बॉर्डर एरिया क्रिएट कर दिया। मैं इसी सेल में रख के अगर बैकग्राउंड में कुछ फिल करना है तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका फिल कर सकता हूँ, जो कि मैं फॉर द टाइम बीइंग ब्लू रख रहा हूँ, और इसका फोरग्राउंड कलर यानी फॉन्ट कलर जो है वो मैं इस वक्त व्हाइट कर देता हूँ। अब हम इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट के ऊपर काम करते हैं, जिसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं इस सेल का साइज वो इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से इसकी रो का साइज, रो की हाइट भी चेंज कर देता हूँ। ये हाइट और साइज चेंज करने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जा सके कि जब भी आप एक्सेल में कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट अलाइंड होता है बाय डिफॉल्ट, वो बॉटम अलाइंड होता है। अगर आप कुछ नंबर टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइप करता हूँ, तो ये राइट अलाइंड होगा हमेशा। नंबर ऑफ टेक्स्ट के अंदर अगर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाइड नहीं है तो नंबर जो है वो हमेशा राइट अलाइन होगा और टेक्स्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होगा। अब हम अलाइनमेंट के हम ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पर, और ये मेरे पास 6 अलाइनमेंट के मेजर टूल मौजूद हैं, जिसमें कि ये आपको मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन और टॉप अलाइन ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एंड देन आपको लेफ्ट, राइट और सेंटर लाइन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ इसको राइट अलाइन कर लेते हैं तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, सेंटर अलाइन करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर इसको टॉप अलाइन करता हूँ तो ये सेल के टॉप की तरफ मूव कर जाएगा, बॉटम अलाइन करूंगा तो ये बॉटम की तरफ, और सेंटर अलाइन करूंगा तो ये सेल के सेंटर में आ जाएगा। तो जिस तरह की आपकी अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको लेफ्ट अलाइन करके आपको एक और ऑप्शन इसका यहाँ पे अलाइनमेंट का बताता हूँ, जो कि ये दो बटन करते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट जो है वो ये आपके बॉर्डर के साथ अगर आपका टेक्स्ट ज्वाइंट हुआ है, और सम टाइम होता है कि आप जूम आउट अगर इसको करते हैं तो ये बिल्कुल बॉर्डर का पार्ट महसूस होता है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसका इंडेंट वो इंक्रीज करते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, व्हाटएवर आप करना चाहिए। जितने पॉइंट करेंगे उतने पॉइंट आगे हो जाएगा। यहाँ से इसका आप इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन, बल्कि इवन ये ऑप्शन मौजूद है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमारे पास आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। आप टेक्स्ट को जिस एंगल पे रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं यूं रखना चाहेंगे, आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, आप इसको इस तरह से रोटेट करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें अमूमन यूज होता है जब हम कोई ऐसा टेबल यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक टेबल है और मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है वो इसमें लिखा हुआ आ जाए, लेकिन इसके अंदर इस तरह से नहीं आएगा। मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइप करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से टाइप होगा। अब यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, और ये रोटेट हो गया, और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ, तो मेरा एक टेबल पर्टिकुलरली बन जाएगा इस टाइप का। अब आते हैं अगले अलाइनमेंट ऑप्शंस के ऊपर, और उनमें से हैं ये दो मेन ऑप्शंस हैं, एक तो ये है रैप टेक्स्ट और एक है मर्जन सेंटर, जो कि टेक्स्ट अलाइनमेंट पे हमें हेल्प आउट करते हैं। हम यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं पाकिस्तान इज माई कंट्री, और आप नोट करें कि कंट्री जो है वो इस सेल की हदूद से बाहर निकल चुका है। तो हमने क्या करना है कि अगर इसको इसी सेल में रखना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट करूँ। रैप टेक्स्ट करूंगा तो करे होगा क्या कि जो सेल का साइज उसकी हाइट को चेंज करता है। बेसिकली हमारी हाइट चूंकि ऑलरेडी चेंज है,
मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करता हूँ। अब अगर मैं इस सेल के अंदर रहते हुए जहाँ पर मैं नीचे मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो ये सेल की हाइट को चेंज कर देगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने यहाँ पे सेल की हाइट को इंक्रीज कर दिया, पूरी रो की हाइट को। आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने इसी सेल के अंदर ये पूरा टेक्स्ट पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो आप चाहते हैं कि अगर फॉन्ट साइज का इश्यू नहीं है और आपको कॉलम और रो की हाइट पे चेंज नहीं करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे अलाइनमेंट के ऑप्शन में। प्लस अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है अलाइनमेंट सेटिंग के नाम से, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके पास रैप टेक्स्ट के साथ एक श्रिंक टू फिट है। जैसे आप श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके करते हैं तो ये क्या करेगा, फॉन्ट का साइज छोटा करके उसको अकॉर्डिंग टू सेल की जो विड्थ है उसके मुताबिक कर देगा। अप्लाई करते हैं तो ये हमने कुछ टेक्स्ट अलाइनमेंट्स देखी और टेक्स्ट अलाइनमेंट्स के बाद जो है अब हम बात करते हैं कुछ नंबर की अलाइनमेंट्स के हवाले से कि नंबर्स में हमारे पास क्या अलाइनमेंट्स है और डेट और टाइम के हवाले से क्या अलाइनमेंट्स है। तो उसके लिए हम चलते हैं अगली शीट के ऊपर और यहाँ पर हम कुछ डेटा फिल इन कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। तो मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी आसान हो सके। यहाँ में कॉस्ट ऑफ टेस्ट फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोविड का जो कॉस्ट है टेस्ट करवाने की वो राउंड अबाउट 8500 है। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन पाकिस्तान। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी 1 लाख टेस्ट करवाए गए। देन उसके बाद हमारे पास आता है मोर्टेलिटी रेट। अब रेट की जब भी बात आती है तो ये परसेंटेज में होता है। मैं कहता हूँ यार ये 3% है। मैंने 3 यहाँ पे टाइप किया, एंटर कर दिया। डेट ऑफ डेटा रिकॉर्ड पे आज की डेट लेता हूँ तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल सेमीकोलन। जैसे मैंने प्रेस किया तो इसने मुझे आज की डेट दे दी। इसी तरह से टाइम ऑफ रिकॉर्ड की बात हो रही है तो मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस करूंगा तो ये मुझे अभी इस वक्त का टाइम दे देगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ टेस्ट। 8,500 ये बेसिकली डॉलर है या पीकेआर है। तो ये अगर तो डॉलर है तो आप यहाँ पे सिंपली इसका डॉलर का साइन प्रेस कर देंगे तो ये 8,500 के साथ 2 डेसिमल ऐड करके आपको डॉलर साइन दे देगा। लेकिन चूंकि ये पीकेआर है तो हम यहाँ से इसकी करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर पे क्लिक करके और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाकर मैं यहाँ से पीकेआर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको डेसिमल प्लेसेस को 2 की जगह 0 कर देता हूँ और मैंने ओके कर दिया। ये मेरी अलाइनमेंट प्रॉपर हो गई कि ये जो कॉस्ट ऑफ टेस्ट है ये बेसिकली 8,500 का मतलब ये कि पाकिस्तानी रुपीस में करेंसी है। दूसरे नंबर पे आता है नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन पाकिस्तान। तो ये एक नंबर है। अब अगर ये तो 1 लाख लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक लंबी सी अमाउंट, अब मुझे को रीड करके बता सकते हैं क्या है, ये कितने मिलियन है या कितने बिलियन है या कितने लाख है। ठीक है, तो इसको रीडिंग में मसला होता है। अब इसकी रीडिंग को फिजिबिलिटी को आसान बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ से कॉमा प्रेस कर सकते हैं, इसको कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो ये देखें कि इसने 1000 सेपरेटर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मुझे ये 1000 सेपरेटर के साथ ये 2 डेसिमल भी ले रहा है। तो डेसिमल तो अगर किसी ने इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं तो वो उसके लिए तो ये 2 बटन ऑप्शन मौजूद हैं कि आपने डेसिमल डिक्रीज करना है तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, डेसिमल डिक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने डेसिमल इंक्रीज करें तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इस कॉमा स्टाइल से हमें अंदाजा हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ये फिगर कॉमा, हम अगर ये कॉमा प्रेस ना करें तो उसका एक और तरीका भी है और वो तरीका ये है, हम इसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे नंबर की टैब मौजूद है और मैं नंबर की टैब पे क्लिक करता हूँ। आप इसी नंबर की टैब पे आ सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये नंबर फॉर्मेट का ये छोटा सा कॉर्नर पे बटन बना हुआ है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इसी फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर में आपने कहा यूज 1000 सेपरेटर और डेसिमल आपने यहाँ पे 0 कर दिया और इसको ओके कर दिया तो ये देखेंगे 1000 सेपरेटर के साथ आ गई। अब इसमें आप कुछ भी टाइप करें ये आपको 1000 सेपरेटर के साथ देगा। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की जो कि मोर्टेलिटी रेट है 3। एक्सेल जो है वो 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज को समझता है। ये परसेंटेज अगर है तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ परसेंटेज का साइन मेंशन करता तो ये 3 को परसेंटेज नहीं करेगा बल्कि इसको 300% करेगा। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस पे टाइप करें 0.03 बिकॉज एक्सेल अंडरस्टैंड 0 से लेकर 1 तक। तो अगर हमें 3% निकालना है तो 0.03 लिख कर और आप इसको एडजस्ट कर दें यहाँ परसेंटेज के साइन के साथ। और अगर ये आप नहीं करना चाहते तो आसान तरीका ये है कि आप 3 टाइप करें और 3 के साथ मैनुअली जो है अपने कीबोर्ड से परसेंटेज का साइन यहाँ मेंशन कर दें। बात करते हैं जी डेट ऑफ डेटा रिकॉर्ड यानी डेट की फॉर्मेटिंग किस तरह की जा सकती है। तो डेट की फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ से 2 तरीके हैं। एक तो शॉर्ट तरीका है जिसके अंदर आप शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लॉन्ग डेट सिलेक्ट करूंगा तो ये कंप्लीट लॉन्ग डेट दे देगा। इसको डबल क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं और ये देखिए आज की डेट इसने दे दी। या दूसरा तरीका ये कि इसके ऊपर राइट क्लिक करें या फॉर्मेट सेल पे जाएं या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं
फॉर्मेट सेल के ऊपर। आपको यहाँ पे डेट की टैब में जाना है और डेट की टैब में आपके पास ये मल्टीपल फॉर्मेट मौजूद है। आप जो फॉर्मेट यूज करना चाहें यू कैन यूज, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। सिमिलर विद द टाइम, टाइम के अंदर भी जो है आप इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर अगर जाते हैं तो फॉर्मेटिंग में आपके पास ये कस्टम टाइम मौजूद है और स्पेसिफिकली अगर आप टाइम रिलेटेड चाह रहे हैं तो ये टाइम आपके पास इस तरह से पीएम में भी आ सकता है, सेकंड्स के साथ भी आ सकता है। तो जो भी आप टाइम सेलेक्ट करना चाहिए यू कैन डू इट, इट्स अप टू यू। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका टाइम और डेट एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये थी जनाब आज की फॉर्मेटिंग के तमाम चीज़ें जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी, नंबर फॉर्मेटिंग देखी एंड देन उसके साथ आपने डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग देखी। अब हम बात करते हैं कुछ नेविगेशन शॉर्टकट्स की। आपके पास अक्सर इस तरह का डेटा आता होगा जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते होंगे, जस्ट लाइक ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, अगर मैं बिल्कुल लास्ट में चला जाता हूँ तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है 6725, जो कि 6726 तक की रोज पे जा रहे हैं। मैं अगेन A1 सेल पे आ जाता हूँ जो कि मेरा स्टार्टिंग सेल है और अगर मुझे यहाँ से बिल्कुल डाउन पे जाना था तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला नेविगेशन शॉर्टकट है कंट्रोल और डाउन एरो बटन। कंट्रोल के साथ आपने डाउन एरो बटन प्रेस करना है और बिल्कुल आप उस रिकॉर्ड के, उस टेबल के बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाएंगे अगर इन बिटवीन कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 7 को डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं बिल्कुल टॉप से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा तो सिर्फ 6 तक आऊंगा। जहां तक मेरा डेटा रेगुलर है वहां तक मैं कंट्रोल डाउन एरो से नेविगेट करके पहुंच सकता हूँ इजीली। इसको आप अपनी प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि ये डाउन एरो और कंट्रोल अप एरो ये दोनों आपको डेटा के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे और आपका काफ़ी सारा टाइम सेव करेंगे। दूसरी जो नेविगेशन शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। कंट्रोल राइट से आप रो के अंदर जहां तक आपका डेटा मौजूद है वहां तक जा सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर मुझे पूरी रो सेलेक्ट करनी है या पूरी जहां तक मेरा डेटा है वहां तक अगर सिलेक्शन करनी है तो मेरे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस किया तो मेरी पूरी रो यानी जहां तक मेरा डेटा है वो सिलेक्ट हो गई। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट रो सिलेक्ट करनी है तो मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है लाइक जहां तक डेटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि कंट्रोल डाउन से मैं बिल्कुल लास्ट रो तक चला गया 6725। अब अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है एक साथ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे पूरा टेबल एक साथ सिलेक्ट करना है, जस्ट ऐसा टेबल जिसके दरमियान में कोई मिसिंग सेल नहीं है, कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें डेटा मिसिंग हो, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। या मैं कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट और इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखने के बाद मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो भी मेरे पास पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आज की शॉर्टकट्स थी जो आपने याद रखनी है और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और इसको अपनी हैबिट बना देना है क्योंकि इससे आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी। अगर फॉर्मेट पेंटर की बात की जाए तो वो किस तरह से काम करता है, इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि अपने A1 सेल को फॉर्मेट करते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर लेता हूँ डार्क ग्रीन, फोरग्राउंड कलर व्हाइट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ये काम करता हूँ कि मैं ये पूरी रो सेलेक्ट करता हूँ, 3 रो, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे। अब इसको हम किस तरह यूज करेंगे, लेट्स सी। आपका टारगेट ये है कि A1 में जो फॉर्मेटिंग है दैट शुड बी आवर हेडिंग फॉर दिस ऑल। एक रो जो है वो मेरी वाइट बैकग्राउंड के साथ हो और सेकंड रो जो है वो मेरी शुड बी ग्रे बैकग्राउंड, ताकि मेरे जो टेबल की फॉर्मेटिंग है थोड़ा विजिबल हो और थोड़ा अच्छी हो। एक तरीका तो ये कि आप इसको मैनुअली तरह से सिलेक्ट करें, 1 2 और इस तरह से कर कर आके आप इस तरह से सिलेक्शन करते जाएं जिसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है बिकॉज दीज आर मोर देन 6000 रोज। एक सेल को आपने फॉर्मेट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड में एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, इस पे आपने सिंगल क्लिक किया। सिंगल क्लिक करके आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी इस सेल की फॉर्मेटिंग को यहाँ अप्लाई कर देगा। अगर मैंने इसको वन टाइम प्रेस किया हुआ है तो मैं एक दफा प्रेस करूंगा एंड देन इट विल बी इनएक्टिव। बट अगेन मैं यहाँ पर रखते हुए अगर इसको मैं मल्टीपल टाइम डबल क्लिक करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 या इस तरह से ड्रैग करके सब पे अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात। अभी भी स्टिल आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर के साथ पेंटर का ब्रश मौजूद है, दैट मीन आई कैन स्टिल पेस्ट एनीवेयर एल्स।
तो डबल क्लिक करने का ये बेनिफिट होता है, आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, मैं दोबारा से कंट्रोल जी करके आपको दिखाता हूँ कि आप और क्या कर सकते हैं इसके साथ। आपने यहाँ पर पहले सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग की है उसके अंदर आप पॉइंटर को एक दफा क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से आपके राइट साइड पे जितने भी सेल है उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं कि एक रो व्हाइट और एक रो ग्रे, इसको हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जहाँ तक मेरा डेटा रेगुलर होगा वहां तक ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक सेल, एक रो व्हाइट और एक रो ग्रे, ठीक है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया एंड सी कि आपने एक ही बार में सारे का सारा डेटा फॉर्मेट कर दिया। अब इस फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज आती है, इस फॉर्मेटिंग में यहाँ फाउंड वाली सारी फॉर्मेटिंग इन्वॉल्व है और इसी फॉर्मेटिंग में सारी अलाइनमेंट और ये नंबर वाली फॉर्मेटिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, अगर आपके सेल में फॉर्मेटिंग एक जैसी है तो आप एक सेल पे करके और फॉर्मेट पेंटर के थ्रू उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ फॉर्मेट पेंटर। इसको भी अपनी हैबिट बनाएं क्योंकि ये आपका बहुत टाइम सेव करता है। एक रो कैसे ऐड करते हैं, एक कॉलम कैसे ऐड करते हैं और एक शीट कैसे ऐड करते हैं, चलिए बात करते हैं। अगर मैनुअल बात करूं तो आपने फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर डी से पहले एक कॉलम चाहिए, डी कॉलम है, यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड आई इंसर्ट और यहाँ मेरे पास लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो गया। याद रखिएगा एक्सेल में जब भी आप कॉलम ऐड करेंगे तो हमेशा जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी लेफ्ट के ऊपर कॉलम ऐड होगा। अगर आप इसको यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू साइन तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप यहाँ पर कॉलम ऐड कर सकते हैं, इंटायर कॉलम। लेकिन इसको करने से पहले ये ध्यान में रखिएगा कि आपका कर्सर जिस कॉलम में है उसकी लेफ्ट पे कॉलम ऐड होगा। मैंने जैसे ही ओके किया या इंटर किया आपने यहाँ पे देख लिया कि आपके लेफ्ट साइड पे वही सेम कॉलम ऐड हो गया है। अब अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं तो उसके लिए ये कि या तो आप सेम प्रोसीजर को रिपीट करते चले जाएं या फिर आपके पास एक और शॉर्टकट की है, वो है F4। F4 आपकी जो भी प्रीवियस कमांड थी उसको रिपीटेशन पे चलाता रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया था तो अब अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ तो एक और कॉलम ऐड कर देगा। अगेन मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये रिपीट करेगा। अगेन 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 जितने आपको कॉलम चाहिए उतने आपके पास F4 बार आपने प्रेस करना है और आपके कॉलम ऐड होते चले जाएंगे। कंट्रोल जी अंडू का शॉर्टकट की है तो आपने कंट्रोल जी करके वापस वहां पर आ गए। अब बात करते हैं रो कैसे ऐड होती है। आपने अगर डेटा के इन बिटवीन कहीं पे रो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे 7वीं रो के अबव साइड पे एक रो ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा 7th रो पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा जैसे मैंने कॉलम में किया था। कॉलम के मामले में हमेशा लेफ्ट पे कॉलम ऐड होता है और रो के केस में हमेशा अपवर्ड साइड के ऊपर आपकी रो ऐड होती है। मैं कंट्रोल जी करता हूं और फिर वही शॉर्टकट की यूज करते हैं इज इक्वल टू कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू करके तो आप यहाँ से इंटायर रो ऐड कर सकते हैं जहां पर आपका कर्सर है। इस वक्त मेरा कर्सर रो नंबर 10 में है तो आपको 10th के ऊपर एक रो ऐड मिल जाएगी। और आखिरी बात के आपकी शीट कैसे ऐड होती है तो ये प्लस का साइन मौजूद है यहाँ पर, आप इसके थ्रू अपनी शीट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक नई शीट ऐड हो जाएगी। शीट को रीनेम कैसे करते हैं, इसके नाम के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इसको कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने एबीसी नाम दिया, अब ये शीट रीनेम होगी। शीट के नाम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और इसकी टैब को कलर दे दें, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर दे दिया। अब आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये शीट रेड कलर में आपको नजर आएगी। दैट वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक। यहाँ आपने सीखा कॉलम कैसे ऐड करते हैं, रो कैसे ऐड करते हैं, शीट कैसे ऐड करते हैं और F4 का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और F4 के साथ साथ आपने ये भी सीखा कि कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट की आपके लिए क्या कर सकती है, यानी कॉलम ऐड करना हो या रो ऐड करनी हो, दोनों सूरतों में आपको ये हेल्प करेगी। एक्सेल में कुछ काम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, उनमें से एक ऑटोफिल फंक्शन है। ये ऑटोफिल काम कैसे करता है इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे सामने स्क्रीन पे जो डेटा मौजूद है इसमें पेशेंट नंबर जो है एक यूनिक आईडी है। ये यूनिक आईडी 1 से लेकर 6700 रिकॉर्ड तक मौजूद है। इतने लंबे रिकॉर्ड को अगर आप मैनुअल टाइप करना चाहेंगे तो एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। लेकिन एक्सेल के थ्रू हम अगर इसको क्योंकि ये सीरियल नंबर है तो हम इसको सीरियल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। और वो किस तरह कर सकते हैं आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे जे कॉलम के अंदर 1 टाइप करता हूँ
और उसके साथ यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ। मैंने शुरू में 2 नंबर दिए, इस 2 नंबर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जब इसके डाउनवर्ड जाऊंगा राइट साइड पे, आप ये देखिए छोटा सा डॉट है और जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेकर जाता हूँ तो मेरा कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो जाता है। इस डॉट के ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ या इसको मैं ड्रैग करता हूँ, पहले जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ आप ये देखें कि ये बिल्कुल सीरियल नंबर को एज इट इज पेस्ट कर रहा है। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये वहां तक पेस्ट कर देगा जहां तक इसका लेफ्ट साइड का डेटा मौजूद है, या राइट साइड पे कहीं अगर रिकॉर्ड होता तो वो मौजूद है। ये जो फंक्शनैलिटी है इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं नॉट ओनली फॉर द सीरियल नंबर्स, बट अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, 1 और 5 इसमें डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक पेस्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए 4 के डिफरेंस से आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा है। प्लस इसमें कुछ बिल्ट इन है, आपके पास लिस्ट मौजूद है जो कि ऑटो फिल होती है, जिसमें आपके मंथ है। जैसे मैं यहाँ पे जनवरी टाइप करता हूँ सिर्फ, और जनवरी टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ से अगर ड्रैग करता हूँ तो ये फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इस तरह से अगस्त, दिसंबर तक जाने के बाद रिपीट कर लेता है। सिमिलरली आपके जो मंथ के नाम है शॉर्टकट में, उसको भी आप यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ जैन रखता हूँ तो ये जैन के भी इसके पास पूरी लिस्ट मौजूद है। इसी तरह से अगर आप वीक डेज के नाम की बात करते हैं, मंडे, या आप यहाँ पर टाइप करते हैं मंथ शॉर्टकट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल रिपीट करेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वीक डेज को कम्प्लीटली रिपीट कर रहा होता है। तो इस तरह आप ऑटोफिल फंक्शन से बेनिफिट उठा सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसको मैनुअली फिल करें। याद रखिएगा, अगर कोई चीज ऑटोफिल फंक्शन में बैकएंड के ऊपर डिस्क्राइब नहीं है तो उसके साथ क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो एक्सेल को नहीं पता कि आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है या कोई इसके अंदर टेक्निक यूज करनी है, तो ये सारे सेल्स के अंदर 1 टाइप कर देगा अगर आपने सिंगल सेल की बेस के ऊपर इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 1 टाइप कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बीच में 2 टाइप कर देता हूँ और फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा सीरियल नंबर एज इट इज कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर 0 टाइप करता हूँ और यहाँ से मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये रिवर्स में नंबरिंग कर देगा माइनस में, बिकॉज इसके मुताबिक पहला सेल और दूसरे सेल में एक सेल का डिफरेंस है जो कि डाउनवर्ड है। इसी तरह से ये ऑटोफिल काम करता है, आप भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ऑटोफिल फंक्शन वाली वीडियो में हमने देखा कि कुछ लिस्ट ऑटोमेटिकली डिफाइंड होती है एक्सेल के अंदर। इस तरह की लिस्ट हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, आइए देखते हैं। मेरे पास ये 2 लिस्ट मौजूद हैं, एक है डिपार्टमेंट वाइज और एक है जो मेरी टीम की लिस्ट है। मैं किसी ऐसे डेटा पे काम करता हूँ जिसपे मुझे बार बार रिपीटेशन में इनके नाम सीक्वेंशियली चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जाएंगे फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एडवांस पे, और एडवांस में बिल्कुल लास्ट में आप जाएंगे जनरल कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट है। आप एडिट कस्टम लिस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर आपने डिफाइन करना है इन नाम को। किस तरह से करेंगे, यहाँ आप नीचे एक देखें ओपन आपको फील्ड मिल रही है, ये अपवर्ड एरो मिल जाए, इस अपवर्ड एरो को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये लिस्ट क्लिक करके और या तो इंटर कर दें या आपने यहाँ क्लिक करके और इसको ओके इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आपने इंपोर्ट किया, आप ये देखिए आपके पास एक ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई। इसी तरह से हम दूसरी लिस्ट ऐड करते हैं। मैं यहाँ से इनको सेल को रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ से नए सिरे से ये लिस्ट क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे ओके करके इसको भी इंपोर्ट करवा देता हूँ। आप ये देखें कि मेरे पास डिपार्टमेंट्स के नाम के साथ भी आ रहा है और मेरे पास ये अपने लड़कों की लिस्ट भी बन चुकी है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। आपने कहीं पर भी अपने लड़के का किसी एक का नाम लिखना है, अली फॉर एग्जाम्पल मैंने अली लिखा और मैंने इसको जैसे ही ड्रैग किया इसने पूरी लिस्ट को रिपीट कर दिया। आप जरूरी नहीं कि पहले लड़के का नाम लिखेंगे, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टाइप करते हैं खालिद। खालिद को लिखने के बाद आप जब ट्रैक करेंगे तो आपकी पूरी टीम का नाम रिपीटेशन पे आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर डिपार्टमेंट को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनेंस, मैंने इसको ड्रैग किया और ये देखिए ये पूरा डिपार्टमेंट जो है वो इसने एज इट इज ड्रैग करके दे दिया। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को कस्टमाइज करके भी बना सकते हैं और इस तरह आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। फिल्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की बेस पे हाइड कर सकते हैं या उसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की बेस पे आप डेटा सीन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे सामने ये टेबल मौजूद है, इस पे से अगर मैं देखना चाहता हूँ डेटा फॉर ओनली कराची, तो मैं यहाँ पे फिल्टर यूज करूंगा और सिर्फ कराची का डेटा कॉल कर लूंगा। रेस्ट ऑफ द डेटा डिलीट नहीं होगा बल्कि हाइड हो जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है, होम टैब पे आपको यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपको यहाँ
पे फिल्टर ऑप्शन मिल रहा है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बटन्स ऑन हो चुके हैं आपके सारे डेटा सेट के ऊपर। ये बटन किस तरह काम करते हैं आइए देखते हैं। स्क्रीन पे हमारे पास 3 तरह का डेटा है। एक डेटा वो है जो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है, एक डेटा है जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर है और एक डेटा वो है जो कि डेट फॉर्मेट पे है। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट पे किस तरह से फिल्टर अप्लाई होगा, डेटा पे किस तरह अप्लाई होगा, न्यूमेरिक फॉर्मेट पे और डेट पे किस तरह से अप्लाई होगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट पे हम 3 तरह से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन, ये आपका ड्रॉप डाउन ओपन हो गया और इसके अंदर सबसे पहला मेथड ये है कि आप यहाँ से चेक बॉक्स को चेक या अनचेक कर दें तो आपका रिकॉर्ड रिकॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक करता हूँ और मैं यहाँ बन्नू सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया। ओके करते साथ ही आपके सामने बन्नू का डेटा डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके ओके किया, अगेन मेरे पास सिंपल आ गया और मैंने यहाँ पे टाइप किया बन्नू, ओके किया, इस तरह से भी मेरा डेटा रिकॉल हो जाएगा। देन थर्ड मेथड इज कि आप यहाँ से टेक्स्ट फिल्टर में जाएं और इक्वल्स पे आप गए, आपने यहाँ पे बन्नू टाइप किया, तो जैसे ही ओके किया आपके पास यहाँ पे बन्नू कॉल हो गया। अगर आप बन्नू कॉल नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पे डू नॉट इक्वल टू बन्नू के अलावा बाकी जितने भी रिकॉर्ड है उनको भी रिकॉल कर सकते हैं। आपने डज नॉट इक्वल टू करके ओके किया और बन्नू के अलावा तमाम रिकॉर्ड सिलेक्टेड हो गए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मैं मजीद फिल्टर लगाना चाहता हूँ, ऐसे तमाम सिटीज जो कि स्टार्ट होते हैं बी से, यानी बाघ, बन्नू और बेला, मैं यहाँ पे बिगिंस विद बी कर दूंगा तो ये सिर्फ बाघ, बन्नू एंड बेला के रिकॉर्ड कॉल करके लाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर यूज कर सकते हैं। आपके पास ये अदर ऑप्शंस भी है वाइल्ड कार्ड के अलावा। एंड विद आप कह सकते हैं कि जी आबाद के साथ जो एंड विद होते हैं उनको कॉल कर लो तो वो आबाद के एंड विद कॉल कर लेगा। कंटेन्स यानी कोई भी वैल्यू जो कंटेन करता है, यहाँ भी आप कंटेन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ए बी, जिसमें भी है, तो ये ए बी करके जिससे आपने टाइप किया तो जितने भी रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें ए बी यूज हुआ है एक साथ, चाहे वो मिड में हुआ है, चाहे एंड में हुआ है, चाहे स्टार्ट में हुआ है, वो आपको रिकॉल करके देगा। अब हम बात करते हैं नंबर फिल्टर की। तो मेरे पास ये कॉलम सी में एज ब्रैकेट है और ये सारे नंबर्स हैं। तो इस पे किस तरह से फिल्टर अप्लाई होगा, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपको सिमिलर मेथड है। आपने अगर यहाँ पे चेक लगाना है तो चेक के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से नंबर को डायरेक्ट टाइप करके भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 95 एज में कोई है तो वो भी आप सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से मजीद कुछ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट है। इक्वल्स टू में आप बता सकते हैं कि किसी की एज अगर इक्वल्स टू 15 है तो यहाँ पर आप उसको कॉल करवा सकते हैं। जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जैसे कि हमने प्रीवियस टेक्स्ट बॉक्स में देखा था। दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और ये हमने क्लिक किया डज नॉट इक्वल टू पे आप जा सकते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यहाँ पे एक डिफरेंट है जो कि टेक्स्ट फिल्टर में नहीं मिलता। ग्रेटर देन का मतलब है कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी एज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं अगर ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ और 20 से अबव है तो तमाम 20 से अबव वाले आ जाएंगे रिकॉर्ड। अगेन मैं यहाँ पे क्या, मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन 20 से 50 साल के दरमियान, 30 से 40 साल के दरमियान, 40 से 50 साल के दरमियान, वट एवर यू वांट। टॉप 10 यानी हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ टॉप 10, अबव एवरेज, सारी नंबर्स का एवरेज करके उससे अबव एवरेज के नंबर्स उठा लेगा या बिलो एवरेज के नंबर उठा लेगा। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम फिल्टर है जिसमें हम वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं और वाइल्ड कार्ड के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्स फर्स्ट लाइव सेशन में बता दूंगा। तो ये था हमारा नंबर फिल्टर और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके ओके करता हूँ। एंड नाउ कम्स द डेट फिल्टर। अब डेट में किस तरह के फिल्टर मौजूद है, पहले तो आप ये देखें कि इसकी बिल्कुल हायरार्की डिफरेंट है, यानी ना टेक्स्ट की तरह है और ना ही आपके पास चेक बॉक्स नंबर डेटा की तरह है। यहाँ आपके पास 2020 का सारा रिकॉर्ड है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे 2020 मिल रहा है। साथ में आपको जन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने मिल रहे हैं। आप किसी भी महीने के रिकॉर्ड को कॉल कर सकते हैं और एल्स आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। इक्वल्स आपका सेम यूज होगा। बिफोर यानी किसी पर्टिकुलर डेट से पहले का रिकॉर्ड अगर आपने जानना है, आफ्टर यानी किसी पर्टिकुलर डेट के बाद का रिकॉर्ड जानना है, किसी दो डेट्स के दरमियान का रिकॉर्ड जानना है तो बिटवीन पे जाएंगे। टुमारो, टुडे, यस्टरडे ये आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर आपका डेली बेस का डेटा है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ मौजूद है। नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर एंड इसी तरह से नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर एंड लास्ट ईयर। ईयर टू डेट, वाईटीडी डेटा आप रिकॉल करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास सेल्स डेटा है और आपके पास एक कॉलम है जो कि डेट बेस्ड है तो डेट बेस्ड कॉलम के अंदर आपको ईयर टू डेट भी डेटा मिल जाएगा। किसी भी टेबल पे फिल्टर अप्लाई करने के लिए द बेस्ट वे कि आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लें। कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट
एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। या आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं कंट्रोल ए से। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। ये शॉर्टकट की है फॉर द फिल्टर अप्लाइंग। अब ये फिल्टर रिमूव करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि फिल्टर रिमूव हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा। एक और आपने याद रखनी है वो बात ये है कि जब कभी भी आपने कहीं पे फिल्टर अप्लाई किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ कॉलम डी के अंदर फिल्टर अप्लाई करता हूँ फीमेल का, अब मेरे पास ये फिल्टर अप्लाइड है, ये मुझे किस तरह पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा ये रो के नंबर से। ये रो के जो हेडर हैं इनके नंबर ब्लू हो जाते हैं जब भी कभी फिल्टर अप्लाई होता है। दैट वाज ऑल अबाउट फिल्टर। लेट्स मूव फर्दर। फिल्टर की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग इज बेसिकली अरेंजिंग अ डेटा इनटू अ पर्टिकुलर मैनर और ऑर्डर। अगर आपका डेटा टेक्स्ट है तो ए टू जी या जी टू ए आप उसे सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा नंबर है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरह हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका डेटा डेट बेस्ड है तो हम उसको ओल्ड से न्यू या न्यू टू ओल्ड पे सॉर्ट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमारी स्क्रीन पे ऑलरेडी फिल्टर अप्लाइड है, हम इस फिल्टर को रिमूव करते हैं एंड देन हम कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर को ऑन कर सकते हैं, या फिर हम दोबारा से होम टैब पे जाकर या सॉर्ट एंड फिल्टर के बटन पे क्लिक करके यहाँ से फिल्टर लगा लेते हैं। अब यहाँ फिल्टर लगाने के बाद ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मेरे पास आ गया सॉर्टिंग ए टू जी और जी टू ए। क्योंकि ये टेक्स्ट कॉलम है दैट्स व्हाई हम इसे ए टू जी सॉर्ट कर सकते हैं या जी टू ए सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ए टू जी जैसे ही क्लिक किया तो इसने ए से शुरू होने वाले सारे रिकॉर्ड्स को ऊपर और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तमाम डेटा सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अगर मैं इसको जी टू ए करता हूँ तो ये देखिए कि बिल्कुल लास्ट से रिवर्स ऑर्डर के अंदर इसने डेटा सॉर्ट कर दिया। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी एंड कंट्रोल जी। अब बात करते हैं नंबर सॉर्टिंग की। तो नंबर सॉर्टिंग में क्या होता है, आप जैसे ही उसके ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पूछ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपने अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो जिनकी एज सबसे कम है वो ऊपर आ जाएंगे और बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे तो आपको वो एज ग्रुप वाले जो कि सबसे ज्यादा एज ग्रुप वाले हैं वो सबसे नीचे मिल जाएंगे रिकॉर्ड। सिमिलरली इसका रिवर्स अगर हम करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हाईएस्ट एज वाले हैं वो लोग ऊपर मिल जाएंगे और जो लोएस्ट एज वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं इसको अगेन कंट्रोल जी करके नॉर्मल फॉर्मेट पे ले आता हूँ। अब बात करते हैं डेट फिल्टर के हवाले से। जैसे ही मैंने डेट कॉलम के ऊपर फिल्टर ऑन किया, यहाँ देखिएगा मुझे मिलता है सॉर्ट ऑर्डर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो अगर मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करूंगा तो ये पुरानी डेट का डेटा ऊपर ले आएगा और नई डेट का डेटा नीचे लेकर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऑन करके और इसको कहता हूँ कि न्यूएस्ट ओल्डेस्ट कर दो तो ये जितने भी पुराने नए रिकॉर्ड हैं वो सबसे ऊपर ले आएगा और पुराने रिकॉर्ड्स को ये नीचे लेकर चला जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जहां पर आपने सॉर्टिंग लगाई होगा आप देखें कि इसका जो ये ड्रॉप डाउन बटन है उसके साथ आइकन के साथ एरो आपको नजर आ रहा होगा, ये एरो और कहीं पे अप्लाइड नहीं है। जब आप फिल्टर के थ्रू सॉर्टिंग करते हैं तो आपकी सॉर्टिंग वो सिंगल कॉलम बेस्ड होती है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल कॉलम बेस्ड सॉर्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले सॉर्टिंग करो सिटी को और उसकी बेस पे सॉर्ट करो एज ब्रैकेट्स, या सबसे पहले एज ब्रैकेट्स को सॉर्ट करो एंड देन उसकी बेस पे सिटी को सॉर्ट कर दो, तो इस सूरत में आपको फिल्टर की जगह कस्टम सॉर्टिंग यूज करनी पड़ेगी। अब कस्टम सॉर्टिंग किस तरह से यूज होती है उसके लिए भी आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप होम टैब से सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कस्टम सॉर्टिंग का बटन है। दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा टैब में गए और डेटा टैब में जाने के बाद आपके पास ये सॉर्ट का बटन मौजूद है जो कि बेसिकली कस्टम सॉर्ट का बटन है। इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपना डेटा सेट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट या कंट्रोल ए से। अब जैसे ही आप सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉलम डिफाइन करना है कि किस कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने इससे कहा मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो चूंकि मेरे डेटा सेट के अंदर यहाँ पे हेडर्स मौजूद है जो ग्रीन लाइन के अंदर है, तो ये हेडर की बेस पे मुझसे पूछ रहा है। अदरवाइज ये मुझसे कॉलम ए बी सी के हिसाब से पूछ रहा होता। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ इसको कि मुझे सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है सिटीज के ऊपर एंड देन मैंने यहाँ पे ऐड लेवल का एक बटन है, ऐड लेवल पे क्लिक किया और फिर मैंने इससे कहा कि मुझे एज ब्रैकेट के ऊपर सॉर्टिंग करनी है डेटा की। अच्छा, एज सिटी के ऊपर अगर सॉर्टिंग करूंगा तो मेरे पास ए टू जी और जी टू ए के ऑप्शंस हैं और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैंने इससे कहा कि सिटी की बेस पे सॉर्टिंग करे और सिटी की बेस पे सॉर्टिंग करने के बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का एज ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई कर दे। मैंने यहाँ से ओके किया। अब देखेंगे मेरा डेटाबेस दो बेसिस पे सॉर्टेड है। सबसे पहले सिटी आएगा
अहमदाबाद, उसमें एज ब्रैकेट जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। तो इस तरह की कस्टम सॉर्टिंग के लिए आपको फिल्टर लगाना जरूरी नहीं, आप यहाँ पे जितने आपके पास कॉलम है तमाम कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग लगा सकते हैं। सॉर्टिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जितने भी कॉलम है, जितने भी सेल है, किसी सेल के अंदर कोई फार्मूला या फंक्शन अप्लाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो उसकी बेस के ऊपर फार्मूला या फंक्शन का रेफरेंस सेल वो मिसिंग हो जाएगा या वो गलत हो जाएगा। तो बेहतर यह है आप पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करके कॉपी करें एंड देन पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके और उसके बाद सॉर्टिंग अप्लाई करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट सॉर्टिंग। लेट्स मूव फर्दर। अब बात करते हैं प्रिंटिंग ऑप्शंस की इन द एक्सेल। आपको पता है एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट और स्प्रेडशीट में पेज सेटअप प्री डिफाइंड नहीं होता, तो इसमें आपको पेज सेटअप करना पड़ता है। अब पेज सेटअप करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, हम वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपने जाना है यहाँ पर पेज लेआउट टैब में। जैसे आप पेज लेआउट टैब में आते हैं तो ये पेज सेटअप आपके पास मौजूद है। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 करीब ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन की, और मार्जिन में आपके पास प्री डिफाइंड नॉर्मल, वाइड और नैरो मार्जिन मौजूद है। आप यहाँ से कस्टम मार्जिन पे भी जा सकते हैं और कस्टम मार्जिन के थ्रू आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि लेफ्ट पे आपका कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट पे कितना होना चाहिए, टॉप पे कितना, बॉटम पे कितना। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेटअप ये कहता है कि आपका जो कंटेंट है, ये जो आपका फॉर एग्जांपल ये आपने एक्सेल शीट है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगी, आप ये देखें इसको, और वर्टिकल करेंगे तो ये पेज के वर्टिकली सेंटर में आ जाएगी। यानी आप जब प्रिंट कर रहे हो तो आपका जो टेबल है वो किस एंगल पे होना चाहिए। पेज सेटअप में आप यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पेज अगर एक पेज से बड़ा है और तकरीबन 1.5 पेज पे जा रहा है या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं हो पा रहा, तो आप उसको फिट टू 1 on 1 यानी एक पेज पे सेटअप कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि एक पेज पे ये सेटअप नहीं होगा तो आप इसको यहाँ से 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका डेटा है उस हिसाब से आप इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। अगेन ये आपके डेटा की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें पेजेस कितने रखेंगे। देन आपका पेज साइज आ जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट लेटर है, आप इसको A4 पे सेट कर सकते हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम A4 पे प्रिंट ले रहे होते हैं। इसके अलावा आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपकी सेटअप हो जाएगा। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। साइज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं A4 साइज। देन आपके पास ये जो एरिया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो इस वक्त टेबल मौजूद है दैट इज अराउंड 6000 रोज। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ टॉप की 100 रोज लूँ। तो मैं टॉप की 100 रोज लेने के लिए मैं यहाँ से पेज डाउन करके और तकरीबन 100 रोज तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं 100 रोज पे आ गया और मैंने इसको यहाँ पे पूरा सिलेक्शन कर लिया और मैंने सिलेक्ट करने के बाद इससे कहा कि सेट प्रिंट एरिया। अब जब ये प्रिंट एरिया में जाएगा तो सिर्फ ये 100 रोज तक सिलेक्ट करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपकी भी जो रिक्वायरमेंट हो उससे पहले आपने यहाँ से प्रिंट एरिया सेट कर लेना है ताकि आपका जो प्रिंट एरिया है वो उसके हिसाब से आप पेज सेटअप करें। मुझे पेज प्रीव्यू देखना है तो मैं पेज प्रीव्यू यहाँ से देख सकता हूँ। मेरे बिल्कुल टॉप के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है ये, और यहाँ पर आपके पास एक बटन होता है प्रिंट प्रीव्यू। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे आ जाएंगे, और एल्स आप इसको बैक करके यहाँ से फाइल मेन्यू पे जाके यहाँ से प्रिंट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो भी आपके सामने प्रिंट आ रहा होता है। 100 रोज का जो डेटा है वो 4 पेजेस पे आएगा। तो लेट्स मेक इट पॉसिबल इन द टू पेजेस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 4 पेजेस पे क्या आ रहा है। पहले पेज पे मेरे पास 3 और 3 7 कॉलम आ रहे हैं और रो जो है वो मेरे पास 51 तक आ रही है। दैट मीन के रोज मेरी अगर 100 है तो ये 2 पेज पे सेट हो जाना चाहिए। मैंने सेकंड पेज चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। थर्ड पेज पे मैं गया तो ये जो 2 कॉलम राइट साइड पे थे एडिशनली ये अलग से आ रहे हैं। फोर्थ पेज पे भी यही कॉलम रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन कि जो मेरे कॉलम का सेटअप है, यानी मेरा जो पेज ब्रेक हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है यहाँ तक। इसको देखने के लिए आपके पास यहाँ नीचे 3 बटन है। इन 3 बटन में से हमेशा हम बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे रहते हैं नॉर्मल सेटिंग में, व्यू ऑप्शंस कहलाते हैं ये, लेकिन आप पेज लेआउट पे जाकर देख सकते हैं या आप देख सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर कि आपका पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है। मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो सी कि ये मुझे यहाँ से पहला पेज दे रहा है और ये मेरा जो दूसरे 2 कॉलम है ये दूसरे पेज पे शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ये जो कहलाता है ये दूसरा बटन पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पर आपके पास ये ब्लू लाइंस आ जाती हैं। अब आप पेज सेटअप जो है वहाँ ऊपर से भी कर सकते, वो मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से भी आप इसको पेज सेटअप कर सकते हैं कि जो ब्लू लाइंस हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये सेंटर में ब्लू लाइन आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 कॉलम भी इसी पेज पे आ जाए, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। अब ये देखिए मेरा पहला पेज 1 जो है वो यहाँ तक प्रिंट हो रहा है, पेज 2 मेरा यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे 1 of 2 आ रहा है, यानी 2 पेजेस पर मेरा प्रिंट फिक्स हो गया है। इसको मैंने नॉर्मल सेटअप पे किया, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने उसी जगह पे ले आया जहाँ पे ये पहले मौजूद था। मैं इसको नॉर्मल सेटअप पे ले आता हूँ। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरह ये 2 कॉलम जो है वो मेरे प्रिंट के अंदर
प्रिंट सेटअप के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आपने जब प्रिंट सेटअप कर रहे होते हैं तो आपको ये जो ए और 1 के दरमियान में ये ट्राइंगल का बटन बना हुआ है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता है। आप किसी भी कॉलम के दरमियान में, जैसे मैं डी पे लाता हूँ तो मेरा ड्रॉप डाउन एरो बनता है, लेकिन डी और ई के दरमियान में जब ये लेकर आता हूँ, मेरा कर्सर का आइकन है वो चेंज हो जाता है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये सारे कॉलम्स को एडजस्ट कर देगा अकॉर्डिंगली। सिमिलरली मुझे सारी रोज को इक्वली एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। समटाइम हमें फॉन्ट साइज के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, हमें फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ जाता है जिसकी वजह ताकि हमारा डेटा जो है वो फिक्स हो सके। लेकिन अब हमारा टारगेट ये है कि हम इन दो कॉलम्स को पहले पेज पे फिट कर सकें। हम क्या करेंगे, हम एक तो ये जा सकते हैं यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मैं अगेन उसी पेज पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं था। मैं यहाँ से पेज सेटअप में जाता हूँ, मैं इससे कहता हूँ फिट 1 of 2, यानी मुझे डेटा 2 पेज पे चाहिए 100 लाइन वाला। ओके किया जैसे ही तो इसने रीएडजस्ट कर दिया 2 पेजेस के ऊपर। तो ये देखते हैं हम किस तरह से इसने किया है। अगेन सी इसने वही मेथोडोलॉजी यूज की है जो इसके वहाँ पे आ रही थी। मैं उसको 1 पे भी फिक्स कर सकता था लेकिन फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो जाएगा। प्रिंट टाइटल क्या करता है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू में क्या हो रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में जब मैं पहला पेज दिखाता हूँ तो इसमें हेडिंग आ रही है, जब मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो यहाँ हेडर्स नहीं है, ये विदाउट हेडर्स आपका डेटा कंटिन्यू चल रहा है। अब आते हैं वहां पर कि प्रिंट टाइटल्स क्या करता है। प्रिंट टाइटल जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछा है कि रो टाइटल क्या होना चाहिए और कॉलम टाइटल टू रिपीट टू लेफ्ट, यानी कि अगर आप इसको ये कहेंगे कि ये रो टाइटल के अंदर ये रो नंबर 1 सेलेक्ट कर लो और इसको ओके कर दो तो क्या करेगा, ये पहली रो को हर पेज पे जितने आपके पेजेस होंगे उस पर रिपीट करेगा। लाइक अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो सेकंड रो में जाते ही ये देखिए इसके ऊपर ये हेडर शो कर रहा है। तो आप इस प्रिंट टाइटल के थ्रू पहली रो या पहला कॉलम या पहले 2 कॉलम या पहले 3 कॉलम या पहली 4 रोज जो भी आप रिपीट करवाना चाहें वो इसके अंदर प्रिंट के अंदर रिपीटेटिवली हो सकती है। देन अगेन आपके पास ये एक बटन है जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड शीट का ऐड कर सकते हैं फ्रॉम फाइल या फ्रॉम लाइव। तो ये तो था आपका बेसिक प्रिंट सेटअप। ये सारा सेटअप हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी जब आप यहाँ पे प्रिंट के पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपके पास यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बता सकते हैं कि जी आपको पेज 1 से 1 तक चाहिए या 1 से 2, 1 से 3 जितने भी आपके पेजेस हो। जबकि मेरे पास यहाँ पे 1 से 2 है तो मैंने 2 पेजेस सेलेक्ट कर दिए। पोर्ट्रेट के अंदर या लैंडस्केप में आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पेज सेट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा पेज चाहिए। अगेन वही आपके पास सेटिंग है और यहाँ पर भी आपके पास मार्जिन वगैरह सेट है। नॉर्मल मार्जिन के ऊपर जाए और कस्टम मार्जिन के थ्रू यहाँ इस शीट से मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपका लेफ्ट राइट मार्जिन कितना होगा। आप 0 कर दें, यहाँ पे आप यहाँ से भी 0 कर दें और यहाँ से भी 0 कर दें तब ये चलेगा। हॉरिजॉन्टली आप सेंट्रलाइज कर दें, नॉर्मली ये होता है कि हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज होना चाहिए डेटा। एंड सी मैंने इसको चूंकि पेज सेटअप चेंज किया था तो ये बिल्कुल एडजस्ट के साथ हो गया है। दैट वाज ऑल अबाउट पेज सेटअप। बात करते हैं थीम की। तो थीम में क्या आता है, आपका फाउंट और आपके ये कलर्स। जो थीम कलर लिखा हुआ है यानी ये ऊपर के जो कलर्स हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं और ये जो स्टैंडर्ड कलर हैं ये एज इट इज रहेंगे। थीम के लिए हम चलते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे आपका ये पहला ग्रुप ऑफ कमांड इज इक्वल टू थीम। यहाँ पे कुछ प्री डिफॉल्ट थीम मौजूद है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट की तो मेरे यहाँ पे फाउंट साइज और कलर सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं अगर होम पे आता हूँ और मेरे पास न्यू कलर पैलेट जो है वो ये है। इस कलर पैलेट में से मैंने अगर कोई कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, मैं पेज लेआउट पे जाऊंगा और यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कुछ कलर पैलेट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्शन कर सकता हूँ जो मुझे पसंद आए। और अगर मुझे इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से कस्टमाइज कलर पे जाके, ये है मेरे पास थीम कलर, तो मैं इसको एक थीम का नाम देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये थीम है जुबैर और इस थीम के अंदर मैंने कहा कि यार ये कलर चेंज कर दो और इस कलर की जगह पे आप फॉर एग्जाम्पल ये कलर रख लो। ओके एंड देन इस कलर को चेंज करो और इसकी जगह पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी कलर दे लें, आप ये कलर रख लो। और ये 2 कलर मैंने चेंज किए और इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ कम्स हियर, ये जुबैर आपके सामने कलर थीम के नाम से आ रहा है। अगर आपने फाउंट वगैरह भी चेंज करना है तो यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट जो फाउंट आता है वो भी चेंज कर सकते हैं। और आपने फाउंट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाउंट रखा और इसके बाद मैंने कहा कि यार इस पूरी थीम को ऑफिस में सेव कर दो, सेव करंट थीम। जैसे मैंने सेव करंट थीम किया, इसने मुझसे पूछा कि थीम का नाम क्या होना चाहिए। लोकेशन आपने चेंज नहीं करनी, यहाँ अपने नाम के साथ उसको सेव कर देंगे तो ये आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पर नजर आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है तो यहाँ मेरे पास एक और थीम बन के आ जाएगी जो इस नाम से मैं सेव करूंगा उस नाम से सामने आ रही होगी। थीम मेजर रोल प्ले करती है आपकी फाइल को ब्यूटीफाई करने के लिए या उसका कॉस्मेटिक वर्क बेहतर करने के लिए। दैट वाज ऑल अबाउट थीम। चलिए देखते हैं कि हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। शीट के प्रोटेक्शन के लिए आपको जाना होगा रिव्यू में।
रिव्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के नाम से एक बटन या एक कमांड नजर आ रही होगी। आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड देकर और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट ओके करेंगे तो फाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने ओके किया और इसको अब मैं कहीं भी एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। मेरे पास यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन है, मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और किसी दूसरी शीट में जाके पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह भी ना हो और ये बिल्कुल ना दिखे तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट करके और दोबारा से प्रोटेक्शन पे जब क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट लॉक सेल को रिमूव कर देता हूँ, चेक हटा देता हूँ यहाँ से। और जैसे मैं ओके करूंगा अब मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर सकता। ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो चुकी है शीट, यानी ना तो इसमें से कोई कॉपी कर सकता है और ना ही ये देख सकता है कि किस सेल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड है। मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ। आपकी ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कॉलम एफ को आपने कहा कि ये प्रोटेक्ट ना हो और बाकी शीट प्रोटेक्ट हो जाए, तो आप कॉलम एफ पे क्लिक करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में कोई भी सेल है वो बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, उसको अनलॉक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एफ शीट को, एफ कॉलम को एडिटेबल करना है और बाकी पूरी शीट को लॉक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एफ कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कंप्लीट कॉलम को, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, या फिर मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, तो मैं फॉर्मेट सेल पे आ गया। फॉर्मेट सेल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन पे गया और यहाँ देखिए चेक लगा हुआ है लॉक, तो मैंने इस चेक को यहाँ से रिमूव कर देना है। चेक को जैसे ही मैंने रिमूव किया अब यहाँ पर ये देखिए कि मैं इसको लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद मैं ये चेक लगा देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ एडिटिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ तो इट इज पॉसिबल टू एडिट दिस। ये तो हो गया दूसरा ऑप्शन। अब बात करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैंने जैसे ये लॉक किया हुआ है, मैं दोबारा से लॉक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये फार्मूला बार के अंदर ये पेशावर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ कोई फार्मूला या फंक्शन लिखा होता तो वो यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा होता। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी शीट लॉक हो तो मेरा फार्मूला या फंक्शन कोई देख भी ना सके और ये फार्मूला बार बिल्कुल ब्लैंक आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा स्टेप। आप पूरी शीट को सिलेक्ट करें, यहाँ से ए और 1 के दरमियान में जो ट्राइंगल है इसको क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल पे जाइए, या फिर आप कंट्रोल 1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल के अंदर जा सकते हैं। और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आप यहाँ प्रोटेक्शन पे आएंगे और यहाँ से हिडन कर देंगे। हिडन पे आपने चेक लगा दिया। हिडन पे चेक लगा के जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब आप शीट को प्रोटेक्ट करें। शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद जब आप देखेंगे आपका कोई भी सेल आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में नहीं दिख रहा। आप कहीं भी क्लिक करेंगे ये शीट भी लॉक हो चुकी है और आपके फॉर्मूलाज भी इनविजिबल हो चुके हैं। तो ये तो बात हो गई शीट प्रोटेक्शन के हवाले से। अब बात करते हैं वर्कबुक प्रोटेक्शन। शीट प्रोटेक्शन के अंदर आपके पास जितनी शीट्स होती हैं वो तमाम की तमाम अलग अलग प्रोटेक्ट की जाती हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं वर्कबुक प्रोटेक्शन में इसकी मैं एग्जांपल यूं दूंगा कि आपने फॉर एग्जांपल इसमें एक शीट ऐड की और आपने इसको हाइड कर दिया। राइट क्लिक करके आपने ये शीट हाइड कर, आप चाहते हैं कि जो हिडन शीट है इसमें चूंकि कुछ ऐसे फॉर्मूलाज या इस शीट के हवाले से, आपकी फाइल के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कोई भी ना देख सके, आप यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक यूज करेंगे और प्रोटेक्ट वर्कबुक यूज करने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर देंगे। आपने जैसे ही ओके किया अब आप यहाँ राइट क्लिक करें, आपके पास हाइड अनहाइड का कोई ऑप्शन एनेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे दोबारा यहाँ क्लिक करके तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए और आपके पास अनहाइड का ऑप्शन है और अनहाइड में आपके पास एक शीट मौजूद है। So guys, that was all about protection and unprotection of the sheet and the workbook. अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो मेरी हेडिंग्स जो कि ये फर्स्ट रो है ये नीचे जाने के बाद हाइड ना हो बल्कि नीचे डेटा स्क्रॉल अप होता चला जाए। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलम, अगर मैं राइट पे स्क्रॉल करूं तो मेरा कॉलम जो है वो अपनी जगह फिक्स रहे जबकि बाकी कॉलम उसके साथ स्क्रॉल करें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जाना है व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 फ्रीज ऑप्शन है। फ्रीज टॉप रो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरी टॉप रो वो फ्रीज हो चुकी है। अब मैं जितना चाहूँ इसको स्क्रॉल डाउन करूँ मेरी टॉप रो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगी। दूसरा ऑप्शन इसमें मौजूद है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं टॉप रो नहीं चाह रहा, सिर्फ कॉलम चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब अगर मैं डाउनवर्ड जाता हूँ तो मेरी रो तो हाइड हो जाती है, लेकिन अगर मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ तो ये देखिए मेरा फर्स्ट कॉलम लॉक हो चुका है और सेकंड कॉलम से मेरा डेटा स्क्रॉल राइट साइड पे हो रहा है। और इन केस अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जिस पॉइंट के ऊपर मेरा कर्सर है, जैसे मैं चाहता हूँ कि डेट अनाउंस और पेशेंट नेम ये दोनों अपनी जगह पे रहें और ये रो भी लॉक हो और ये दोनों कॉलम भी लॉक हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये पहली रो के ऊपर
यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखूंगा और मैं यहाँ से अनफ्रीज करके इसको फ्रीज कर दूंगा। अब मैंने जो फ्रीज किया है तो अब ये इसकी पहली रो भी लॉक हो गई है, और अगर मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे 2 कॉलम लॉक्ड हैं और बाकी पूरा डेटा स्क्रॉल हो रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रीज ऑप्शन। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है उस टेबल में जहाँ आप चाहते हैं कि आपका हेडर चाहे वो कॉलम में हो चाहे वो रो में हो वो आपके सामने विजिबल रहे। आप चाहे डेटा में जितना भी स्क्रॉल डाउन करें या स्क्रॉल राइट की तरफ लेकर जाए। समटाइम एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री के लिए हमें फॉर्म डिजाइन करने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल्स के अंदर वही वैल्यूज पुट इन की जा सके जो हमें रिक्वायर्ड हो और यूजर कोई और वैल्यू इनपुट ना कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं किस तरह से वैलिडेशन अप्लाई होती है। इसके लिए हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं के कॉलम के इस सेल को। डेटा वैलिडेशन के लिए आप जाएंगे डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का एक बटन मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस 365 का वर्जन नहीं है तो आपकी प्लेसमेंट में भी थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट डेटा की टैब में ही मिलेगी। डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपके पास एनी वैल्यू आ रहा है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं होल नंबर। बाय डिफॉल्ट मैंने कहा कि यार आप एक काम करो कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम इसमें 100 टाइप किया जा सके, इसके अलावा कुछ भी ना टाइप किया जा सकता, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1 तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ मैं टाइप करता हूँ 0 तो ये एरर दे देता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 101 टाइप करूंगा तो भी यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं 1 से लेकर 100 के अलावा कोई भी नंबर टाइप करूंगा तो ये एरर दे देगा। हम कुछ मजीद टाइप की वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं। दोबारा मैं डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। पहले बात कर लेते हैं होल नंबर की। होल नंबर में मेरे पास नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। अगर मैं ग्रेटर देन कहता हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि जी 100 से ऊपर का कोई नंबर टाइप ना कर सके, तो भी ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से आपके पास लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू तमाम साइन मौजूद है। आप यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं जी डेसिमल पे होना चाहिए, तो डेसिमल भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने डेसिमल तक आपने अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे क्लियर ऑल करता हूँ और दोबारा से मैं आता हूँ और यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की जा सकती है जिसकी हम आगे चल के बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं डेट की वैलिडेशन के वाले। अगर आपका ये सेल K3 इसमें आपने डेट की वैलिडेशन लगानी है तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट बता सकते हैं कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आप इसमें वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी डेट जिस जो इक्वल टू हो दिस डेट के, तो उसके अलावा वो टाइप ना कर सके तो भी ये पॉसिबल है। अगर आप इक्वल टू के अलावा ग्रेटर देन, लेस देन कोई भी नंबर यूज करेंगे तो डेट भी लॉक हो सकती है, और इसी तरह से टाइम भी हो सकता है, और टेक्स्ट की लेंथ भी आप फिक्स कर सकते हैं। टेक्स्ट की लेंथ आपने कहा कि इसमें 6 डिजिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम इसको भी टेस्टिफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ गया। आपने यहाँ पे टाइप किया फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, आपने नंबर टाइप किए, एंटर कर लिया। टेक्स्ट की वैलिडेशन से मुराद ये कि आपके नंबर ऑफ डिजिट काउंट हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइप कर लिया और एंटर किया तो ये 7 लेटर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, 7 नंबर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आपने क्या करना है, दोबारा से डेटा वैलिडेशन पे गए और आपने कहा कि इसको क्लियर ऑल कर दो। तो क्लियर ऑल करने से होता ही है कि वो वैलिडेशन रिमूव हो जाती है। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आप आते हैं कस्टम पे। कस्टम इज समथिंग एडवांस, वो इंशाल्लाह आपको मैं फ्यूचर की किसी क्लास में दोबारा से समझा दूंगा। अब बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट बेसिकली क्या है कि आपने कहा कि मुझे इस सेल के अंदर कुछ वैल्यूज के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे P1 से लेकर P4 तक की जो वैल्यूज है इसके अलावा कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप ना हो सके, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ P1 में मैं टाइप करता हूँ A, P2 में टाइप करता हूँ B, मैं यहाँ टाइप करता हूँ C एंड यहाँ D। अब मैं इनके अलावा अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो नहीं आएगा। आप ये देख सकते हैं कि इस लिस्ट लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो भी आ चुका है। अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन एरो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ यही 4 वैल्यूज आ रही होंगी, इसके अलावा वैल्यूज नहीं आएंगी। और अगर मैं यहाँ इनके अलावा कुछ भी टाइप करूंगा तो भी एरर आएगा। नाउ कम बैक टू दिस। अब बात करते हैं जी इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज क्या आना चाहिए, जब वो यहाँ पे क्लिक करे तो उसका टाइटल होना चाहिए जी बी अलर्ट। और इनपुट मैसेज क्या है, प्लीज फिल ओनली गिवन वैल्यूज, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे इनपुट मैसेज आ रहा है बाय डिफॉल्ट, और बाहर क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यूजर को एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यूज इनपुट करें के बारे में आपसे कहा गया है। आप यहाँ पे एरर मैसेज भी इनपुट कर सकते हैं, एरर अलर्ट। अगर उसने कोई और वैल्यू पुट इन कर दी तो आप या तो उसको स्टॉप कर सकते हैं, या वार्निंग दे सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। स्टॉप की सूरत में आपके पास ये अलर्ट आ जाएगा। आपने कहा जी मैंने यहाँ टाइप
टाइप कर दिया यू हैव पुट अ रॉन्ग वैल्यू और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ कुछ और टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने F टाइप किया और इंटर किया तो यहाँ मेरे पास मैसेज आ गया बी अलर्ट यू हैव पुट अ रॉन्ग वैल्यू और यहाँ पे मेरे पास क्रॉस का एक आइकन आ गया। मैंने इसको कैंसिल किया, मैं दोबारा से वैलिडेशन पे गया और वैलिडेशन पे जाने के बाद मैंने इसको कहा वार्निंग साइन आना चाहिए। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर F टाइप करता हूँ तो देखिए सेम मैसेज मेरे पास वार्निंग साइन के साथ आ चुका है। आप इसको यू हैव पुट रॉन्ग वैल्यू कंटिन्यू करना है यस या नो, तो उसने कहा यस करो तो यस से हो जाएगा। यानी आपने उसको एक लिवरेज दे दिया, लेकिन उसने बता भी दिया, अलर्ट जारी कर दिया कि आपने गलत वैल्यू इनपुट की है। और अगर आप इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन की सूरत में आप अगर यहाँ पर आर टाइप करके इंटर करेंगे तो वो इंटर की सूरत में ओके यू हैव पुट रॉन्ग वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इसको ओके करेंगे वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन अगेन यहाँ पर आपकी वैलिडेशन जो है वो अप्लाइड हो चुकी है। तो आई होप सो वैलिडेशन का जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने ये वैलिडेशन दूसरे सेल में कॉपी करनी है तो आप इसको कॉपी करके ये 5-7 सेल के अंदर मैंने कॉपी करनी है। मैं राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा। पेस्ट स्पेशल पे जाके यहाँ से मैं सिर्फ वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये तमाम सेल्स के अंदर सेम वैलिडेशन अप्लाइड हो चुकी है। और अगर मैंने यहाँ से सारी वैलिडेशन रिमूव करनी है तो मैं क्या करूंगा, डेटा टैब पे जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, क्लियर ऑल कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लियर ऑल करूंगा तो मेरे पास सारी वैलिडेशन रिमूव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये है वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। दैट वाज ऑल अबाउट डेटा वैलिडेशन। अगर आप किसी कॉलम से या किसी टेबल से डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है जो कि डेटा टैब में मौजूद है। ये कहलाती है रिमूव डुप्लीकेट। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम को। ये कॉलम है डे कॉलम जिसमें जेंडर है मेल और फीमेल। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट रिमूव करते हैं 6720 रिकॉर्ड में से और चेक करते हैं कि हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड कितने हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ डेटा टैब पे और डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ डेटा टूल्स कमांड के अंदर मेरे पास मौजूद है रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड। मैं जैसे सिलेक्शन के बाद इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। क्योंकि मैंने सिंगल कॉलम बेस के ऊपर डुप्लीकेट रिमूव करना है, दैट्स व्हाई मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन जाता हूँ और मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, ये सारे रिकॉर्ड रिमूव कर देता है सिवाय यूनिक के। दैट मीन कि इसने सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए। ओके किया, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। इसको अप्लाई करते हैं हम एक टेबल के ऊपर। अब चूंकि ये जो टेबल है इसमें तमाम की तमाम यूनिक वैल्यूज हैं बिकॉज ऑफ पेशेंट नंबर, तो हम ये करते हैं कि पेशेंट नंबर, डेट और एज ब्रैकेट को यहाँ से सेपरेटर लगाकर अलग करना। अब हम बात करते हैं इस सब की। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन और यहाँ से मैंने दोबारा से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो ये देखिए इसने तमाम कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अगर मैं इसको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कॉलम का रेफरेंस दूंगा और बाकी चेक रिमूव कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये उस एक कॉलम की बेस पे यूनिक रिकॉर्ड सिलेक्ट करके ले आएगा और बाकी तमाम के तमाम रिकॉर्ड भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस दफा इसको तमाम कॉलम्स दूं और इसे कहूँ कि इसमें जो भी डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव करके यहाँ पर दिखा दे यूनिक रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने क्लिक किया इसने बताया कि 466 यूनिक रिकॉर्ड्स हैं जबकि 6259 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड हुई हैं जो कि इसने रिमूव कर दी हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देन कंट्रोल Z करता हूँ। रिमूव डुप्लीकेशन के अलावा हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करें। 6 स्टेट्स हैं जहाँ से ये डेटा पिक कर रहा है। मैं यहाँ पर पंजाब को रिपीट कर देता हूँ। राइट, अब यहाँ पंजाब 2 दफा आ रहा है। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे गया। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है। जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ओपन किया, क्लिक किया तो यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन उसके बाद में यहाँ से क्या डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, जो हमारी सिलेक्शन है इसमें से डुप्लीकेट रिपोर्ट्स को हाईलाइट कर देगा, रिमूव नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करें, जैसे मैंने क्लिक किया देखिए इसने रेड से हाईलाइट कर दिया। मैं रेड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं येलो भी रख, मैं इसके अलावा ग्रीन कलर भी रख सकता हूँ और मैं कोई कस्टम कलर भी यहाँ से फॉर्मेटिंग के थ्रू उठा सकता हूँ। लेकिन इसको ऐसा करो कि ये रेड फॉर्मेटिंग में रखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को और मैंने ओके कर दिया तो इसने यहाँ पे डुप्लीकेट हाईलाइट कर दिया। अगेन मैं कंट्रोल Z करता हूँ और मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ और मैं डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर जाकर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यूनिक रिकॉर्ड। अब ये क्या करेगा, डुप्लीकेट की जगह यूनिक रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर देगा। और ये देखिए इसने डुप्लीकेट को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर लिया। आप इसके थ्रू अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, अपने डेटा को चेक कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर रिमूव डुप्लीकेट्स।
जब बात आती है डेटा को एनालाइज करने की, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली हम किसी भी कंडीशन की बेस के ऊपर किसी भी सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, चलिए जानते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस सी कॉलम के अंदर उन तमाम हजरात को हाईलाइट करना है जिनकी एज 25 से अबव है। मैं यहाँ से कंडीशनल इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा या मैं अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से ग्रेटर देन सिलेक्ट कर लिया। ग्रेटर देन जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे 25 टाइप कर लेता हूँ। ये ग्रेटर देन 25 की कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सारे सेल बाय डिफॉल्ट रेड हाईलाइट हो चुके हैं। आप इस रेड हाईलाइट का कलर चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दिस। आप चाहे तो येलो हाईलाइट कर लें, आप चाहे तो ग्रीन हाईलाइट कर दें। बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ कलर ऑप्शन मौजूद है और आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके अपनी मर्जी का फॉन्ट, अपनी मर्जी का बॉर्डर और अपनी मर्जी से बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से मैं रेड हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, जितना भी हमारा डेटा था उसमें जितने भी एज ब्रैकेट्स 25 से अबव थे वो तमाम के तमाम हाईलाइट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से इसको नॉर्मलाइज करता हूँ और अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर मैं यहाँ पर लेस देन की कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि जितने भी लेस देन 25 थे उनको हाईलाइट कर दो। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो सेल हाईलाइटेड हो चुके हैं और ये पूरे कॉलम में हो चुका है जहाँ पर आपका सिलेक्टेड कॉलम है, बिकॉज ये सिलेक्टेड कॉलम पे काम करता है। आप अगर ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस हो, कि उस सेल में जो वैल्यू हो उसकी बेस के ऊपर हाईलाइट कर, इस अपर एरो पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ K1 का रेफरेंस, K1 में जो भी वैल्यू है उससे लेस देन जितनी भी वैल्यूज हो उनको हाईलाइट कर दे और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब K1 में अगर मैं टाइप करता हूँ 25, तो आप ये देखिए कि 25 से बिलो सारे हाईलाइटेड हो गए। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 70, तो 70 से बिलो सारे हाईलाइटेड हो गए सेल मेरे, क्योंकि सी कॉलम के अंदर है, क्योंकि मैंने रेफरेंस सेल दिया हुआ है K1 सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उससे नीचे जो भी है वो हाईलाइट हो जाए। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इस तरह से मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ वापस अपने कॉलम के ऊपर और मैंने ये कॉलम दोबारा से सिलेक्ट कर लिया। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पर मैं बिटवीन की कंडीशन लगा सकता हूँ, यानी दो वैल्यूज के दरमियान की 31 से 74। आप इसमें कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं या आप कोई भी दो सेल का रेफरेंस दे सकते हैं कि लेस देन दिस और ग्रेटर देन दिस ना हो तो उसको हाईलाइट कर दे, तो ये उसको हाईलाइट करके दे देगा। अगेन मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और बिटवीन की जगह पे इक्वल टू पर साइन प्रेस करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जितने भी 55 पेज के हैं उनको हाईलाइट कर दो, तो देखिए अब 55 नंबर हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मजीद फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट बेस्ड है। तो हम वैल्यू बेस्ड की जगह पे अब टेक्स्ट का कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये डिटेक्टेड सिटी का कॉलम और डिटेक्टेड सिटी में जाने के बाद मैंने इसे कहा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, हाईलाइट सेल रूल करो और टेक्स्ट रेट कंटेन्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इस जगह पे मैंने इससे कहा कि सवात ले लो, जहां जहां सवात लिखा होगा वो तमाम सेल हाईलाइट हो जाएंगे और ये हाईलाइटेड रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर ओके करता हूँ और यहाँ मैं एबटाबाद की जगह पे यहाँ पे भी सवात लिखता हूँ, तो आप ये देखिए कि सवात एक्टिवेट हो चुका है। मैंने कंट्रोल जी किया और कंट्रोल जी करके वापस शीट को नॉर्मल हालत में ले आया। अब की बार मैंने स्टेट सिलेक्ट किया और मैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ से मैंने हाईलाइट सेल किया और आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जैसे मैं डुप्लीकेट करूंगा तो ये ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स हैं, तो इसलिए डुप्लीकेट हो जाएंगे। कुछ मजीद फॉर्मेटिंग्स हैं जो कि बेसिकली रिलेट करती हैं न्यूमेरिक डेटा से, तो हम यहाँ से न्यूमेरिक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त एज का कॉलम है और यहाँ मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स हैं। टॉप 10 आइटम से मुराद ये कि टॉप 10 की जो एज ग्रुप्स होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। टॉप 10 परसेंटेज से मुराद ये कि जितने भी टॉप 10 परसेंटेज यानी सबको सम करने के बाद जो टॉप 10 की परसेंटेज में नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे। सिमिलरली बॉटम 10 एंड बॉटम 10 परसेंटेज काम करता है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज बोथ आर हियर, ये इसी तरह से काम करते हैं। अगेन बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कुछ मजीद कमांड्स की, तो उसमें हमारे पास आते हैं डेटा बार्स। मेरे पास ये डिफरेंट कलर्स के डेटा बार्स हैं। मैं जिस कलर पे भी डेटा बार्स पे क्लिक करूंगा उस हिसाब से मेरी जो ये वैल्यूज हैं सी कॉलम के अंदर वो हाईलाइट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू से इसको क्लिक करता हूं तो जितना लोअर नंबर होगा उतना कम बार एग्जैजरेट करेगा और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही बार एग्जैजरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम सेल्स के अंदर इसी तरह से अप्लाइड है। मैं अगेन कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कमांड को अंडू करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, डेटा बार्स को हमने देख लिया। आपके पास सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल दोनों में मौजूद है। आप कलर स्केल की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लेता हूँ ये कलर स्केल, तो इससे मुराद ये कि जितना हाईएस्ट नंबर होगा उतना रेड की तरफ जाएगा और जितना लोएस्ट नंबर होगा उतना ग्रीन की तरफ जाएगा।
और मिडिल में जो नंबर्स हैं वो आपको ऑरेंज या येलो फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। मैंने कंट्रोल सी किया और मैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और कलर स्कीम के साथ साथ अब मैं यहाँ पे जाता हूँ आइकन पे। आइकन क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर है उसको ये ग्रीन कर देगा या और जो लोएस्ट नंबर है उसको रेड कर देगा, जो मिडिल में है उनको येलो एरो के साथ हाईलाइट कर देगा। सिमिलर यहाँ पर अदर आइकन सेट है हमारे पास, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये 4 का सेट भी है, 3 का सेट भी है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, आप किसी को भी स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी बता देगा कि ग्रीन कलर किस वैल्यू से इक्वल टू अबव हो तो हाईलाइट करेगा और येलो वैल्यू किस वैल्यू से इक्वल टू अबव हो तो ये हाईलाइट करेगा और रेड कलर किस तरह से हाईलाइट होगा। लेस देन 33% पे ये हाईलाइट कर रहा है तो मैं अगर परसेंटेज की जगह एब्सोल्यूट नंबर लेता हूँ तब भी ये काम करेगा। यहाँ पर भी मैं एब्सोल्यूट नंबर लेता हूँ तो ये काम करेगा। मैं यहाँ कंडीशन में दे सकता हूँ किसी सेल का रेफरेंस बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो, या फिर मैं इसके अंदर एब्सोल्यूट नंबर टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, तो ये उस बेस पे काम करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज नजर ना आए तो मैं यहाँ पे शो आइकन ओनली पे भी क्लिक करूंगा तो ये इसी तरह से काम करेगा। मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन ऑन कर देता हूँ ताकि ये आपको दिखा सकूं कि शो आइकन ओनली से क्या होता है। तो ये इस तरह से ये काम कर रहा है। जो कंडीशन इसको दी गई है उसकी बेस के ऊपर इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल जी करके नॉर्मल पोजीशन पे वापस लेकर आता हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे न्यू रूल्स की। तो न्यू रूल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इसको स्टडी कीजिएगा, आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। हर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर किसी न किसी कंडीशन बेस पे आपके सेल की फॉर्मेटिंग को हाईलाइट कर रहा है। ये लास्ट रूल जो कि यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं इंशाल्लाह आपको एडवांस एक्सेल की किसी क्लास में डिटेल्ड में समझाऊंगा, बिकॉज ये आपको 93 की बेस के ऊपर इस सेल को हाईलाइट करने के बजाय आप इसकी करंट स्टेटस, डिटेक्टेड स्टेट, नेशनैलिटी, इनमें से किसी सेल को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जिसकी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर किसी एडवांस क्लास में बात करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाइड है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, अगर मुझे उसको क्लियर करना है तो मैं यहाँ से क्लियर कर लूंगा, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और इंटायर शीट। अगर मल्टीपल कॉलम पे तो इंटायर शीट, अदरवाइज आप सिलेक्टेड सेल से भी क्लियर रूल करेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑल अबाउट मॉड्यूल 1, जो कि हमारा बेसिक था और आपकी बुनियाद बनाने के लिए ये मॉड्यूल का लर्न करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे पिवट टेबल के हवाले से और सीखेंगे पिवट टेबल क्यों यूज किया जाता है, उसके फायदे क्या हैं। So that was all about module 1. Thank you so much for your patience.